कहानी सरहद के दूसरे एपिसोड को शुरू करने से पहले एक छोटा सा फ्लैशबैक है जिस पे हम चलते हैं ताकि कहानी की कंटिन्यूटी बनी रहे। हमारा नायक फेल हो जाने के कारण अपना गांव छोड़ देता है। उसमें दो साथी और इनके साथ गांव छोड़ते हैं। साथियों का नाम होता है नेमिनाथ नाय और सिद्धना। और ये लोग छोड़कर नेमिनाथ के जीजा के पास जाते हैं ताकि कुछ मदद मिल सके इन्हें। और वहीं पर नायक को अखबार के जरिए ये पता चलता है कि भारतीय सेना में भर्ती के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। और नायक जो है वहां अप्लाई कर देता है। नायक का सिलेक्शन हो जाता है। फिर उस दौरान भारतीय कैंप में जो ट्रेनिंग होती है सेना की उसका जिक्र है। उसके बाद 1 महीने की छुट्टी पर जब नायक घर आता है तब वे किन किन लोगों से मिलता है ये सब इसमें ब्यौरा है। और साथ ही कालाराम मंदिर का भी ब्यौरा है कि जब नायक से उसके दादा मिलने जाते हैं तो तब किस तरीके से उन्हें सारा याद आता है कि वे डॉक्टर अंबेडकर के साथ इस टेम्पल के में घुसने की जो मुहिम थी, जो आंदोलन था, उसमें भागीदारी उन्होंने की। तो 1 महीने की छुट्टी के बाद जब छुट्टी खत्म होती है तो हम वहां से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए, आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हूल जौहार। 1 माह की छुट्टी के बाद नासिक रोड हाजिर हुआ। कुछ ही दिनों में हमारा पोस्टिंग ऑर्डर आ गया। निकलने की तिथियां भी बताई गई थी। हमारा 70-80 जवानों का काफिला नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर आ गया था। हमारे लिए एक बोगी आरक्षित थी। दिल्ली तक पहुंचाने के लिए एक हवलदार भी साथ था। मैं पहली बार इतनी लंबी यात्रा कर रहा था। मैं और दिनेश सालवे एक ही यूनिट में जाने वाले थे। हमारी पूरी रेजिमेंट महारों की थी। महार रेजिमेंट के इतिहास से कौन वाकिफ नहीं होगा। इस बाबत थोड़ी जानकारी और मैंने जुटाई थी आज गूगल सर्च के दौरान, जिसे मैं आप लोगों के साथ साझा कर लेती हूँ। इसका महार रेजिमेंट का गठन सबसे पहले 1818 में अंग्रेज शासकों ने किया था, जिसका ऐतिहासिक युद्ध हम सबको याद है, भीमा कोरेगांव। उसके बाद 1892 में इसको बर्खास्त कर दिया गया था। और इसका जो जिक्र है कहानी युद्ध में भी आता है, जब देशमुख इस बात को कहता है कि अंग्रेज ज्यादा अच्छे थे जिन्होंने हमारी बात मानते हुए महारों की सेना में भर्ती पर रोक लगा दी थी। लेकिन 1892 में महार रेजिमेंट को विघटित कर दिया गया और उसे विरोध और आंदोलन के बाद पुनरुत्थित किया गया। B.R. अम्बेडकर, जिनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना में एक सैनिक थे, महार रेजिमेंट को फिर से स्थापित करने की वकालत लगातार करते रहे। तो देखा आपने हमारे बच्चों पर हमारे किए गए कामों का कितना असर होता है। बाबा साहब का महत्वपूर्ण योगदान रहा महार रेजिमेंट को दोबारा स्थापित करवाने में। उनके पिता शुरू से ही इस बात की वकालत करते रहे कि महार रेजिमेंट को स्थापित पुनः होना चाहिए, जिस काम को बाबा साहब ने आगे बढ़ाया और इतना आगे बढ़ाया कि इसकी पुनर्स्थापना करवाई। और आगे वे लिखते हैं, ये आर्टिकल न्यूज 18 का है और 8 जून 2018 का ये आर्टिकल है। इसे आप नेट पर फर्दर क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आजादी के बाद महार रेजिमेंट के आधिकारिक इतिहास में ने लिखा, विभाजन के दौरान और बाद में विकट परिस्थितियों में रेजिमेंट ने हिंसक लड़ाई में लाखों शरणार्थियों के सुरक्षित स्थानांतरण में मदद की। तो ये है वो महार रेजिमेंट। विकट परिस्थितियों में ये हमेशा खड़ी रही है। जो लोग मेरिट का राग अलापते हैं उन्हें इस ओर ध्यान देना चाहिए कि कितना स्वर्णिम इतिहास रहा है महार रेजिमेंट का। और एक आर्टिकल और है कि महार रेजिमेंट के गठन में डॉक्टर अंबेडकर की थी बड़ी भूमिका। ये नाम नहीं दिया है किसका आर्टिकल है, सिर्फ इस पे डेट भी नहीं है, 5 वर्ष पहले, इतना ही कुल मेंशन है इस पे। और इसमें लिखा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के
पहले गठित हुई थी महार रेजिमेंट, जबकि लिखना चाहिए था कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले पुनः गठित हुई थी। तो पुनः शब्द को यहां से हटा दिया गया है, जिससे कि इसका इतिहास धीरे धीरे बदला जा सके। इसमें यही लिखा है कि सबसे पहले इसका गठन 1917 में हुआ, 111 सिपाहियों के साथ, जो कि गलत है। और हर जगह डॉक्टर अंबेडकर की बड़ी भूमिका इसमें बताई गई है। लेकिन लेटेस्ट लिखे कुछ आर्टिकल्स में मुझे एक खास बात देखने को मिली, वो ये थी कि डॉक्टर अंबेडकर के साथ साथ वीर सावरकर का नाम आजकल जोड़ा जाने लगा है महार रेजिमेंट के पुनर्गठन में। जिन लोगों की बड़ी भूमिका है उसमें धीरे धीरे इतिहास को किस तरह बदला जाता है, ये जानिए। ये जानना जरूर इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस महार रेजिमेंट का पूरा इतिहास आप लोगों से शेयर किया। ये 2 आर्टिकल थे, एक 30 मार्च 2018 का है। उसमें भी ये लिखा गया कि महार रेजिमेंट का गठन 1917 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी आर्मी के नीचे हुआ। स्वतंत्रता के बाद रेजिमेंट से 2 सेनाध्यक्ष रहे, जनरल के.वी. कृष्ण राव, जनरल के. सुंदर जी। रेजिमेंट सेंटर सागर मध्य प्रदेश में है। आदर्श वाक्य यश सिद्धि और युद्ध घोष बोलो हिंदुस्तान की जय है। ये भारतीय सेना की तरफ से जारी किया गया बयान था महार रेजिमेंट के लिए, जो कि अगेन गलत है। असल में महार रेजिमेंट की स्थापना 1818 में हुई थी, भीमा कोरे गांव से ठीक पहले। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों का जो इतिहास है उसको बदलने की कोशिशें बहुत तेज हो गई हैं। जितनी कोशिशें तेज हुई हैं उतनी तेज कोशिशें हमारी तरफ से अपने इतिहास को बचाने के लिए नहीं की जा रही हैं। यह बहुत दुखदाई लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम रास्ते में हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे। कुछ जवान बबीना मथुरा उतर गए। उन्हें विदा करते वक्त गला भर आया। अंत में हम शाम 8 बजे दिल्ली पहुंच गए। वहां से हमें पहुंचाने आया हवलदार लौट जाने वाला था। दिल्ली से हम रेलगाड़ी से जम्मू आ गए। जम्मू बड़ा सुंदर शहर लगा। वहां ट्रेनिंग कैंप में मुकाम किया। दूसरे दिन नौशेरा के लिए निकल पड़े। सफर काफी लंबा था। रास्ता नहर के किनारे किनारे था। नहर में कई औरतें नंगी ही नहा रही थीं। बदन पर कपड़ा नहीं था। हमारे जवान उन्हें देखकर चिल्लाने लगे। मुझे यह नजारा बड़ा अजीब लगा। माधवपुर ब्रिज पार कर हम आगे बढ़ गए। पहाड़ों की ऊंचाई और लंबी कतारों, हरी भरी झाड़ियों, दरों और घाटियों से यह इलाका बेहद हसीन और रमणीय लग रहा था। माफ कीजिएगा, बीच बीच में सांस उखड़ जाती है। रास्ता संकरा था। हम बस में सफर कर रहे थे। यहाँ पास ही में पाकिस्तान की सरहद है। इसे छांब सेक्टर कहा जाता है। आखनूर के बाद कराकोरम पहाड़ी शुरू हो जाती है। पहाड़ी रास्ते से बस दौड़ रही थी। कभी कभी तो सड़क इतनी संकरी थी कि लगता था कि एक ही बस जा पाएगी। बस के बाहर झांकने पर गहरे दर्रे नजर आते। कहीं बस गिर तो नहीं जाएगी, इस डर से कलेजा कांप उठता था। मोड़ों को पार करती हुई बस आगे बढ़ती जा रही थी। पहाड़ की चोटियां, झुकी हुई कगारें, पहाड़ों से झर रहे झरने, घनी हरी भरी घास, एक दूसरे से सटकर खड़े पेड़, खुशगवार हवा, मन खो जाता था। उधर से आने वाली गाड़ियों को ट्रांसपोर्ट कंट्रोलिंग पोस्ट पर रोका जाता था। जाने वाली गाड़ियां पहुंच जाने के बाद उन्हें छोड़ा जाता। पहाड़ पर एक जगह काफी होटल। बस वहां रुक गई। हमने वहां नाश्ता कर लिया और चाय पी। एक जगह जब हम लोग जोजिला पास से होकर गुजर रहे थे, करगिल से कश्मीर तक का सफर तय कर रहे थे, तब ये बात मैंने देखी थी कि सुबह 6 बजे से लेकर दिन में 2 बजे तक एक ही जगह से गाड़ियों की रवानगी की जाती थी। जैसे करगिल से कश्मीर तक 2 बजे तक, यदि आप 6 बजे वाली ट्रिप में अगर आप नहीं हैं, सुबह की 6 बजे वाली ट्रिप में,
तो आपको अपना ट्रिप कैंसिल करके नेक्स्ट डे पर डालना पड़ेगा, क्योंकि 2 बजे के बाद रास्ते बंद हो जाते हैं और कश्मीर से करगिल के लिए रूट खोला जाता है। क्योंकि रास्ते इतने संकरे होते हैं कि एक वक्त में एक ही गाड़ी जा सकती है, इसलिए मैं इस बात को समझ पा रही हूं कि यहाँ पे किस चीज का जिक्र किया जा रहा है। अब हमारी बस ऊंचाई पर चढ़ने लगी। 2 बजे के आसपास नौहार टीसीपी पर पहुंच गए। वहां हमारी नई यूनिट को फोन लगाया, गाड़ी मंगवाई। उसे आने में काफी देर लग गई। गाड़ी तो आ गई लेकिन छोटी, सामान बहुत था। किसी तरह घिच पिच कर बैठ गए। धक्के लग रहे थे, सड़क कच्ची थी। गाड़ी पुरानी मॉडल की थी, काफी धूल उड़ रही थी। तन बदन धूल से सराबोर हो गया। गाड़ी उचक उचक कर भाग रही थी। सफर से बदन टूट रहा था। मैं अपना गांव छोड़कर इतनी दूर चला आया। इन ऊंचे पहाड़ों के पार क्या मेरी माँ मेरी पुकार सुन पाएगी? अब तो ये पहाड़ी अपनी गोद में लेकर माँ की तरह हमारी देखभाल करने वाले हैं। कुछ देर बाद हम यूनिट लाइन में पहुंच गए। गाड़ी से उतर जाने पर एडजॉइंट नायक सूबेदार हरि सिंधु को देखा। लेक्चर दिया गया। उसे सुनकर तो मैं घबरा ही गया। यहाँ से नजदीक ही पाकिस्तान की सरहद है। वहां हरदम मशीन गन और राइफल की फायरिंग होती रहती है, लेकिन डरने की बात नहीं। हमें आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन वह जगह यहाँ से काफी दूर है। हम नए थे। दुश्मन की फायरिंग करने पर डर गए। दुश्मन की फायरिंग कहने पर डर गए। तो इससे पता चलता है, थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा कि सारी पहुंचने वाली जो रेजिमेंट थी वो महार रेजिमेंट थी। इससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये उद्घाटन, रहस्य का उद्घाटन भी होता है कि सरहद पर जो लोग पहरेदारी करते हैं वे किस तबके से आते हैं। अमूमन वो निचले तबकों से ही आते होंगे, ऐसा इंडिकेशन इस स्टोरी से तो कम से कम मिल रहा है। बाकी हकीकत क्या है इससे मैं फिलहाल अनजान हूं, लेकिन स्टोरी पढ़कर अंदाजा तो यही लग रहा है। यूनिट बिल्कुल नई थी। कहने के लिए टेंट थे, बैरक कम ही थी। हम फौजियों को लड़कियों का बहुत आकर्षण रहता है। हमारी पोजीशन एक गांव के पास ही थी। पानी भरने के लिए लड़कियां आ जाती। हम ठिठोली करते, हंसी मजाक करते। शूटिंग के बाद हम घूमने जाया करते, फिल्में भी दिखाई जाती। तो इससे एक अलग किस्म का जो चरित्र है सेना का वो उजागर होता है कि उन्हें लड़कियों के प्रति आकर्षण बहुत होता है। परिवारों से उन्हें दूर रखा जाता है। शायद ये इसकी एक वजह हो सकती है। मेरी पोस्टिंग 8 बैटरी में थी तो दिनेश की क्यों बैटरी में हो गई। झंगड़ की तरफ से एक छोटी नदी को पार करने पर जो पहाड़ी थी उसके बाजू में 8 बैटरी डिप्लॉय हो गई थी। डिप्लॉय मतलब तैनाती हो गई थी। मैं वहां किसी तरह पहुंच गया। पोजीशन की चारों दिशाओं में LMG लेकर रात में ड्यूटी करने लगा। साथ में अशोक थोराट था। भारत पाक सरहद पर पहरा देने, पाकिस्तानी नागरिकों और जासूसों को घूसखोरी से रोकने और सरहद पर होने वाले छोटे मोटे हमलों का जवाब देने के काम थे। अगस्त 1965 में पाकिस्तानी फौज का बड़ा जमावड़ा बन गया था। घुसपैठियों ने अंदर आकर तबाही मचा दी थी। जम्मू कश्मीर के 2 बड़े पुलों को उड़ा देने की उनकी मंशा थी, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया था। इन्फेंट्री पोस्ट पर रोजाना फायरिंग होने लगी। सब जगहों पर सावधानी बरती जाने लगी। जवान होशियारी से पहरा दे रहे थे। हम भी रात भर जागते रहे, दिन में सो जाते थे। राजौरी सेक्टर में घुसे घुसपैठियों को पकड़ने के लिए दर्रे पहाड़ों को छान मारते थे। उस दिन हम भोर में 5 बजे ही बाहर निकल पड़े। घने जंगल में पहाड़ की चोटी पर 4-5 पाकिस्तानियों को पकड़ा। कुछ घरों पर भी छापा मारकर जासूसी करने वालों को भी पकड़ लिया। उसके बाद उनके पास से बारूद, स्टेन गन, मशीन गन जब्त कर लिए। मुश्कें बांधकर उन्हें यूनिट में ले आए। उनकी कड़ी जांच पड़ताल कर उन्हें गोली से उड़ा दिया। कमांडर कैप्टन के फायर कहते ही ट्रिगर दबाया जाता और गोली पठान के सीने में घुस जाती। मैं या अल्लाह कहकर जमीन पर ढेर हो जाता। जो बच गए उन्हें डिविजनल हेडक्वार्टर ले जाया गया। कुछ ही दिनों बाद लड़ाई शुरू हो गई। आसपास कहीं फायरिंग हो रही थी। गन की आवाज जोरदार थी। आवाज की लपटों को ऊपर उठते हुए देखने में मजा आ रहा था। डर के मारे हालात संगीन हो उठे थे। एक दिन रात में हम स्टैंड 2 हो गए थे। स्टैंड 2 का मतलब खतरे की आशंका है।
अपनी अपनी राइफल लेकर हर जवान को मोर्चे के लिए तैयार रहना है। वक्त पड़ते पड़े तो फायर भी करना है। 2 सीटियों के बजने के बाद ऑल बेल बराबर हम सब मोर्चे पर थे। रात का वक्त, अंधेरे में एक किसान घर लौट रहा था। उसका मकान हमारे कैंप के पास था। हमारे कैप्टन ने शक की बिना पर उसे पकड़ लिया और पीटते हुए लाइन में ले आए। इतना पीटा कि उसकी जान ही चली गई। किसी को पता चलने से पहले उसे दफनाया गया। कुछ दिनों बाद उस मामले ने काफी तूल पकड़ा, लेकिन फिर भी किसी को कुछ नहीं हुआ। लड़ाई का मौका था, बेचारे किसान का घर उजड़ गया। तो ये एक अलग तरह का चरित्र व्यवस्था के प्रति, सेना के प्रति उजागर करता है कि कितनी असहिष्णु हो जाते हैं कई बार हम लोग। सेना भी किस तरीके से काम करती है, ये तौर तरीके सही नहीं है। पूछताछ का ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी की हत्या कर डालें। और जो लोग दिन रात इन परिस्थितियों में रहते हैं, उनका जरा अंदाजा कीजिए आप, वे लोग किस तरह रहते होंगे। और उनके हालातों में रहकर पहले देखिए कि वे किस तरह रहते हैं, उसके बाद उनका आकलन करिए कि वे देशद्रोही हैं या नहीं हैं, और किस तरीके से पीट पीट कर पूछताछ के नाम पर जिन्हें मार दिया जाता है, बाद में देशद्रोही का तमगा उन्हें पहनाकर रख दिया जाता है। इस बाबत एक फिल्म अय्यारी काफी अच्छी लगी मुझे इस चीज को लेकर कि किस तरीके से सेना में घपलों को वो उजागर करती है। इतनी हाई लेवल की चीजें होती हैं ये कि आम इंसान के बस का नहीं है उसको समझना। अय्यारी फिल्म में इस बात को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। अगस्त के दूसरे हफ्ते में लड़ाई का जोर बढ़ गया। घमासान लड़ाई होने लगी। दुश्मन की फौज ने सुबह ही झंगड़ की सुरक्षा चौकी पर हमला बोल दिया। हवलदार राघु कांबले के नेतृत्व में मीडियम गन का एक सब सेशन तैयार था। राघु ने कई दुश्मनों को मार गिराया, लेकिन जब बारूद खत्म हो गया तब दुश्मन की फौज उसके बंकर में घुस गई, उसका सिर उड़ा दिया। फिर भी राघु का हाथ मशीन गन पर टिका हुआ था। जहां तक मुझे लगता है, महार रेजिमेंट या नीचे तबकों के लोग ही, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा और कहानी में भी ये जिक्र है कि महार रेजिमेंट ही थी, पूरी की पूरी बटालियन महार रेजिमेंट थी। और इस तरह के लोगों में जज्बा ज्यादा होता है देशभक्ति का, क्योंकि देश को बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत और पसीना इन्हीं लोगों का लगता है। दूसरी ओर बारको कामले दूसरे सब सेशन का नेतृत्व कर रहा था। उसने भी जान की बाजी लगाकर कई सिपाहियों को मार डाला, लेकिन दुश्मन की तादाद बड़ी थी, चौकी के लिए बड़ा खतरा था, इसलिए उसे पीछे हटना पड़ा। इस हमले में एक जवान खेत रहा। जोड़िया पहाड़ पर दुश्मन के हमले की खबर थी, लेकिन नहीं हुआ। पर भोर में ही पाकिस्तान के जेट हवाई जहाजों ने बम गिराए। दुश्मन के हवाई हमलों का सामना करने का ये पहला मौका था हमारे लिए। 40 मिनट तक बम वर्षा होती रही, लेकिन हमारा एक भी जवान खेत नहीं रहा। खेत नहीं रहा से मतलब ये होता होगा कि कोई नुकसान उसको नहीं पहुंचा, शायद। 2 दिन शांति का माहौल रहा। बम वर्षा से बेकार हो गए थे, मोर्चे फिर से बनाए गए थे। 2 दिन बाद दुश्मन ने हवाई हमले शुरू किए, तोपों के गोले गिराने लगे। तोपों की आड़ में पैदल फौज आगे बढ़ने लगी, लेकिन बटालियन ने दुश्मन को चारों ओर से घेर लिया था। चौतरफा हमले के सामने पाकी सिपाहियों का कुछ वश नहीं चला। कुछ सिपाही भाग गए। दुश्मन के हवाई हमले जगह जगह पर हमारी तोपों को निशाना बना रहे थे। हमें जरूरी सहायता नहीं मिल रही थी। वक्त बड़ा जानलेवा था, फिर भी दुश्मन के मोर्चों पर टूट पड़ रहे थे। इस हमले में बटालियन को काफी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन धीरज, निष्ठा और साहस के कारण हमने दुश्मन का अच्छा मुकाबला किया। इस सारे वाकया को सुनकर मुझे बॉर्डर फिल्म की याद आ रही है, जेपी दत्ता जी की बॉर्डर फिल्म की याद आ रही है। उसमें भी इसी तरह के इंसिडेंट्स और सेम ऐसी ही बातें उसमें दिखाई गई हैं कि जब थल सेना आगे बढ़ती है तो उसके कदमों की आवाज को दबाने के लिए किस तरह तोप के गोले छोड़े जाते हैं पाकिस्तानी सिपाहियों की तरफ से। यदि आप उस सीन को याद करेंगे तो यहाँ पर जो लिखा जा रहा है वो आपकी समझ में आ जाएगा।
हमले से पहले पूरी तैयारी करनी पड़ती है। दुश्मन की ताकत का सही अंदाजा होना जरूरी होता है। विश्वसनीय सिग्नल कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। दुश्मन की तोपों और हवाई जहाजों का मुकाबला करने के लिए अपनी तोपों और हवाई जहाजों की सहायता बहुत जरूरी होती है। आरक्षित फौज के बिना कोई हमला कामयाब नहीं हो सकता। मैं अनुभव से सीख रहा था। पाकिस्तान का मुहाइदीपुर सुनियोजित हमला कर हमने अपने कब्जे में कर लिया। दुश्मन को मार भगाया। उसके 12 सिपाहियों को कैद कर लिया। 15 की लाशों को वहीं पर दफना दिया गया। अगस्त 20 की तारीख होगी। मैं और अशोक थोराट कमांड पोस्ट के पीछे वाली सड़क पर तैनात थे। उस रात हमने पाकि फौज पर फायरिंग की। उनसे कोई जवाब नहीं आया। हमने तोपों को बरसा दिया। उस दिन रात को 2:50 पर पाकि पहाड़ी के पीछे से सू 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 की आवाजें आईं। आवाजें हमारे सर पर से होती हुई पीछे की तरफ चली गईं। वह तोपों के गोले थे। मैं और अशोक राइफल लेकर मोर्चे में भीतर बैठे थे। सिर पर हेलमेट नहीं था। पाकिस्तान की फायरिंग शुरू हो चुकी थी। मैंने हेलमेट के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो तोपों की आवाज आई। मैं झट से नीचे बैठ गया। यहाँ मने लिखा है पर मन में होना चाहिए था। मन में सोचा, ये गोले तो अपने ही सिर पर गिरने वाले हैं, लेकिन हमारे पीछे 50 फुट दूर जाकर गिरे। उनके स्प्लिंटर्स आर पार बिखर गए। एक स्प्लिंटर मेरे जूते के पास आकर गिरा। किसी के चिल्लाने की आवाज आई। सोचा कि अब जिंदा बचने की उम्मीद नहीं है। घर की यादें आने लगी। मैं कांप उठा। ये वाकया मुझे एकदम पहले पढ़ा लिखा जांचा परखा लग रहा है, क्योंकि मैंने शहादत हसन मंटो जी की टेटवाल का कुत्ता कहानी में भी इसी तरह का सेम जिक्र मैं पढ़ चुकी हूं, जिसे मैं खुद भी क्रॉस चेक करूंगी। कुछ देर बाद फायरिंग थम गई। दूसरी दिशा में होने लगी। मैंने झट से हेलमेट सिर पर लगा लिया। मन में निश्चय किया कि अब कभी हेलमेट को सिर से आगे नहीं करेंगे। इतने ही कानों के पर्दों को फाड़ने वाली आवाज आई। आग की भारी लपटें उठ रही थीं। अशोक ने नीचे बैठ जाने के लिए कह ही रहा था कि हम पर फायरिंग शुरू हो गई। मेरे हेलमेट पर स्प्लिंटर आ गिरा। सर पर हेलमेट नहीं होता तो मेरी खैर नहीं थी। फिर सुंदर बनी की तरफ से भारत की फायरिंग शुरू हो गई। हमारी ड्यूटी खत्म हो गई। फायरिंग के वक्त अशोक का दम उखड़ जाता था। जान हथेली पर लेकर बैठते थे। फायरिंग के वक्त सुना कि जिचकार दीवार को पकड़कर राम राम करता हुआ खड़ा था। फायरिंग के बाद राम राम कहकर कूदने लग जाता था। सुनकर बहुत हंसी आ गई। दूसरे दिन हमारी पोजीशन बदल गई। एक छोटे से नाले के आगे माइन फील्ड के पास पोजीशन थी। आस पास काफी झाड़ियां थी। हमने मोर्चे बनाने, कमांड पोस्ट खोदने आदि का काम शुरू किया। हमें नई गाड़ियां मिल गई थी, इसलिए तुरंत पोजीशन बदल सके। फिर एक मजेदार वाकया हो गया। खबर थी कि पाकि हवाई जहाज बम्बिंग करने वाले हैं। बाहर कोई ना दिखाई दे। तब मैं नहर में नहा रहा था। जल्दी से बाहर आ गया, कपड़े बदलने लगा। तभी हवाई हमले की आवाज आई। मैं धड़ाम से पानी में कूद पड़ा और पानी में ही डूबा रहा। आवाज कम होने पर मैंने सिर ऊपर उठा लिया। मेरी हरकतें देखकर सब लोग हंस पड़े। वे पास में ही पहाड़ी के पीछे छिप गए थे। हवाई जहाज ने रोहतक पॉकेट के पास बमबारी की थी। आज के लिए इतना ही, से ज्यादा मैं फिलहाल नहीं पढ़ सकूंगी। अगला एपिसोड इसका हम देखेंगे कि मैं कब बना सकूंगी अपने तबीयत के चलते। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।